नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सनवल क्लासेस फॉर उत्तराखंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये हमारी परीक्षा वाणी की सीरीज़ है और इस सीरीज़ में हम परीक्षा वाणी उत्तराखंड परीक्षा वाणी के जितने भी महत्वपूर्ण अध्याय हैं तो उन सभी का हम यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं। तो यहाँ पर आज का हमारा जो टॉपिक है तो इसका नाम है टिहरी गढ़वाल और ये परीक्षा वाणी का अध्याय 9 है जिसका नाम है उत्तराखंड प्रमुख नगर पर्यटन एवं धार्मिक स्थल। तो आइए प्रारंभ करते हैं और टिहरी गढ़वाल जनपद के बारे में जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर हमारे परीक्षा वाणी में दिए गए हैं तो उन सभी पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर टिहरी के बारे में आप जानते होंगे कि भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर स्थित है। तो भागीरथी और भिलंगना का संगम होता है और यहाँ पर जो प्राचीन नगर है तो उसके बारे में आपको विदित ही होगा। यहाँ पर प्रमुख टिहरी डैम के रूप में जाना जाता है और दोनों नदियों के संगम पर ही यहाँ पर टिहरी बांध का निर्माण किया गया है। नगर की बात करें तो 29 अक्टूबर 2005 को नगर टिहरी बांध में विलीन हो जाता है। और स्थापना की बात करें, इसको कब स्थापित किया गया तो 28 सितंबर 1815 को गढ़वाल राजा रहते हैं सुदर्शन शाह। तो जब हम उत्तराखंड का इतिहास पढ़ते हैं तो गढ़ राज्य की पुनर्स्थापना आती है या टिहरी राज्य का इतिहास अलग से पढ़ा जाता है, जिसमें अंग्रेजों के सहयोग से यहाँ पर जो गढ़ शासक रहते हैं पंवार वंशी शासक हैं, तो इसमें राजा सुदर्शन शाह के द्वारा गढ़ राजवंश की पुनर्स्थापना की जाती है 28 सितंबर 1815 को टिहरी में नगर स्थापना के साथ ही। तो इसके जो यहाँ पर टिहरी शासक हैं तो उनके द्वारा टिहरी नगर की स्थापना की जाती है। और इसके अलावा टिहरी नगर के अन्य जो प्राचीन नाम हैं तो इसे गणेश प्रयाग, त्रिहरी और धनुष तीर्थ के रूप में जाना जाता है। तो तीन प्रमुख नाम हैं, गणेश प्रयाग, त्रिहरी और धनुष तीर्थ। तो यहाँ पर ध्यान रखना आपको कि जो यह गणेश प्रयाग है या टिहरी है तो इसे पंच प्रयागों में से एक नहीं माना गया, तो पंच प्रयागों में से एक नहीं है। तो यहाँ पर मान्यता है कि पहले घृत गंगा नदी का भी यहाँ पर संगम होता था, तो इसके कारण इसको त्रिहरी के रूप में जाना जाता था। और माना जाता है कि बाद में वह घृत गंगा नदी लुप्त हो जाती है। तो 1 अगस्त 1949 को टिहरी को जिले के रूप में गठित किया जाता है। तो 1 अगस्त 1949। तो यहाँ पर जो पंवार वंशी शासक रहते हैं तो उनका शासन का अंत भी 1 अगस्त 1949 को होता है और अंतिम शासक मानवेंद्र शाह रहते हैं। तो उनके द्वारा यहाँ पर विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए जाते हैं और उसके बाद यहाँ पर टिहरी राज्य का विलय हो जाता है। और 1960 में टिहरी जो जनपद है तो टिहरी जनपद को यहाँ पर अलग कर टिहरी से अलग कर उत्तरकाशी का गठन किया जाता है 24 फरवरी 1960। और इसके अलावा अभी इससे पहले हमने जो रुद्रप्रयाग जनपद पढ़ा है तो उसमें जो 1997 में 16 सितंबर 1997 को रुद्रप्रयाग जनपद का गठन होता है। तो उसमें जब रुद्रप्रयाग जनपद का गठन किया जाता है तो कुछ हिस्सा टिहरी जनपद से भी लिया जाता है। तो यानी टिहरी जनपद से उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग का गठन किया जाता है। तो पुरानी टिहरी की बात करें जो कि वर्तमान में टिहरी बांध में विलीन है, तो 770 मीटर ऊंचाई पर है और इसके से 84 किलोमीटर दूरी पर यह स्थित थी। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ और यहाँ पर जो अन्य महत्वपूर्ण यहाँ पर जो स्थल हैं तो उनके लिए यहाँ पर एक महत्वपूर्ण विश्राम स्थल था और उसके मार्ग पर यह स्थल पड़ता है। तो टिहरी के विकल्प के रूप में जब यह जो प्राचीन टिहरी नगर है जिसकी स्थापना सुदर्शन शाह के द्वारा की गई थी वह टिहरी बांध में विलीन हो जाता है, तो उसके बाद यहाँ पर टिहरी के विकल्प के रूप में 24 किलोमीटर दूर प्राचीन नगर से नई टिहरी नगर की स्थापना की जाती है। और यह जो नगर है तो ऋषिकेश से 60 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थित है। और इसके बीच यहाँ पर जो टिहरी जनपद है तो इसका मुख्यालय कुछ वर्षों तक नरेंद्र नगर में स्थापित होता है, लेकिन जब टिहरी बन जाता है तो उसके बाद यहाँ पर टिहरी के नगर में जो नया टिहरी है या नई टिहरी है तो जब नया नगर स्थापित हो जाता है तो उसके बाद यहाँ पर टिहरी नगर में जो कार्यालय हैं तो उनको स्थानांतरित किया जाता है। और उत्तराखंड का पहला ऐसा शहर है टिहरी जो नई टिहरी बसाया गया है, जो कि योजनाबद्ध तरीके से इसका निर्माण किया गया, यानी मास्टर प्लान के तहत इसका निर्माण किया गया है। इसके बाद टिहरी के प्रमुख स्थलों की बात करेंगे तो सबसे पहला स्थल है देवप्रयाग। तो देवप्रयाग की बात करें पंच प्रयागों में से एक है और यहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रयाग है और सास बहू के संगम के रूप में इसे जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो भागीरथी है उसे सास कहा जाता है और अलकनंदा को कहा जाता है बहू। तो सास और बहू का संगम होता है देवप्रयाग में और उसके बाद दोनों नदियाँ जब यहाँ पर मिलती हैं तो
उसके बाद यहाँ पर दोनों नदियाँ मिलकर गंगा का निर्माण करती हैं। तो यहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है और उसके बाद यहाँ पर गंगा नदी का निर्माण होता है। तो यहाँ पर सास बहू का संगम हो गया। 472 मीटर की ऊंचाई पर यह स्थित है और बद्रीनाथ यात्रा मार्ग पर स्थित है। तो बद्रीनाथ यात्रा मार्ग पर स्थित है। इसमें 2 झूला पुल बने हुए हैं, एक भागीरथी पर है और एक अलकनंदा नदी पर स्थित है। और इसके संबंध में कुछ प्राचीन मान्यताएं हैं, जिसमें कहा जाता है कि भगवान विष्णु के द्वारा राजा बलि से जो 3 पग धरती मांगी गई थी, तो वह देवप्रयाग में ही मांगी गई थी। यानी 3 पग जो धरती दान दी गई, तो वह भगवान विष्णु के द्वारा राजा बलि से इसी स्थान पर मांगी गई थी। इसके अलावा यहाँ पर 2 प्रमुख कुंड बने हुए हैं। भागीरथी पर ब्रह्म कुंड और वशिष्ठ कुंड है अलकनंदा नदी पर। तो ब्रह्म कुंड भागीरथी पर और वशिष्ठ कुंड अलकनंदा नदी पर स्थित है। तो ये महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखने हैं। पंच प्रयागों में सर्वाधिक महत्व वाला प्रयाग है और यहाँ पर एक किंवदंती है या आश्चर्य माना जाता है कि इस क्षेत्र में कौवे देखने को नहीं मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देवप्रयाग में भगवान राम का यहाँ पर एक प्राचीन मंदिर स्थित है और माना जाता है कि भगवान राम के द्वारा जब रावण का वध किया जाता है, तो उसके बाद उनके द्वारा यहाँ पर देवप्रयाग की यात्रा की जाती है और इसे सुदर्शन क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। और जो भगवान राम के द्वारा यहाँ पर देवप्रयाग की यात्रा की जाती है, तो इसके साथ ही यहाँ पर रघुनाथ मंदिर भी, यानी भगवान राम को समर्पित मंदिर है रघुनाथ मंदिर, और जो कि द्रविड़ शैली में बना हुआ है। तो द्रविड़ शैली में यह मंदिर बना हुआ है और मान्यता है कि आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया जाता है। और इसके साथ ही यह जो मंदिर है, तो धार्मिक दृष्टि के साथ साथ यह ऐतिहासिक दृष्टि से भी हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यहाँ से हमें माधो सिंह भंडारी जो वीर भड़ रहते हैं यहाँ पर गढ़वाल में, और यहाँ पर चाहे हम महीपति शाह की बात करें या प्रतिपत शाह की बात करें, तो दोनों के काल में यहाँ पर सेनापति के रूप में माधो सिंह भंडारी रहते हैं। तो उनकी पुत्रवधू रहती है मथुरा बौराणी। तो उनका यहाँ पर शासनकाल का एक लेख हमें देखने को मिलता है। तो प्रतिपत शाह के समय का एक लेख यहाँ से प्राप्त होता है, जो कि ऐतिहासिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा यहाँ पर माना जाता है कि सतयुग में देव शर्मा नामक यहाँ पर ऋषि के द्वारा तप किया गया था, तो उसके कारण इस स्थल का नाम देवप्रयाग के नाम से पड़ा और देवप्रयाग के रूप में हम इसको जानते हैं। इसके अलावा देवप्रयाग को इंद्रप्रयाग के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ पर माना जाता है कि भगवान जो इंद्र हैं, तो उनके द्वारा भगवान शिव की आराधना यहाँ पर की गई थी और वरदान प्राप्त किया गया था। और परिणाम स्वरूप यहाँ पर दधीचि ऋषि से निर्मित यहाँ पर जो वज्र है, तो उसका प्रयोग करके उनके द्वारा वृत्तासुर को युद्ध में हराया गया था। तो उनके द्वारा इंद्र के द्वारा यहाँ पर तपस्या करने के कारण इसको इंद्रप्रयाग के नाम से भी जाना जाता है। और इसके अलावा देवप्रयाग के संगम पर पिंडदान का विशेष महत्व है। तो पिंडदान के लिए भी प्रसिद्ध है देवप्रयाग, यहाँ पर विशेष महत्व माना जाता है। इसके बाद टिहरी जो हमारा जनपद है, तो इसका अगला महत्वपूर्ण स्थल है चंद्रबनी मंदिर। तो टिहरी हिंडोलाखाल मार्ग पर यह स्थित है और चंद्रकूट पर्वत पर यह स्थित है और यहाँ पर निरंतर अखंड ज्योति निरंतर प्रज्वलित होती रहती है। प्राकृतिक श्रीयंत्र यहाँ पर स्थापित किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर स्कंद जो पुराण है, तो इसमें केदारखंड है। तो स्कंद पुराण के केदारखंड में इसे भुवनेश्वरी पीठ कहा गया है, क्योंकि केदारखंड में गढ़वाल क्षेत्र का वर्णन है और मानस खंड में कुमाऊं क्षेत्र का। तो यहाँ पर स्कंद पुराण में इसे भुवनेश्वरी पीठ से संबोधित किया गया है। तो यानी अगर भुवनेश्वरी पीठ की बात आती है, किसे कहा जाता है, तो चंद्रबनी मंदिर को यहाँ पर भुवनेश्वरी पीठ के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है अगला जो प्रमुख स्थल है चंबा। तो चंबा की बात करें 1636 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। भागीरथी घाटी के मनोरम दृश्यों को यह प्रस्तुत करता है। तो यहाँ पर इस नगर से भागीरथी घाटी के मनोरम दृश्य देखने को मिलते हैं और यह जो संगम स्थल है, तो मसूरी, ऋषिकेश, टेरी और नहेटेरी जो यहाँ पर नगर हैं, तो उनको जोड़ने का यह काम करता है। तो उनके केंद्र बिंदु में यह जो नगर है स्थित है। इसके अलावा यहाँ पर विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त करने वाले गबर सिंह नेगी भी चंबा के पास स्थित गाँव के थे और उनका जो स्मारक है, तो 1925 में यहाँ पर चंबा नगर में स्थापित किया गया है और प्रतिवर्ष 21 अप्रैल को उनकी याद में यहाँ पर चंबा में 21 अप्रैल को मेले का एक आयोजन किया जाता है। इसके बाद अगला स्थल है धनोल्टी। तो मसूरी चंबा मार्ग पर स्थित है। मसूरी से 24 किलोमीटर और चंबा से 29 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थित है। देवदार बांझ,
के घने वन में स्थित है और यह शांत एवं आदर्श पर्यटन स्थल है। तो शांत एवं आदर्श पर्यटन स्थल के रूप में यह प्रसिद्ध है, मसूरी के पास स्थित है। इसके बाद है केम्प्टी जलप्रपात। तो मसूरी से 15 किलोमीटर की दूरी पर है, 1215 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यह राज्य का सबसे बड़ा जलप्रपात भी है। तो सबसे बड़ा जलप्रपात भी है और जलप्रपात एक सुंदर घाटी में यह स्थित है, जिसे केम्प्टी जलप्रपात या केम्प्टी फॉल के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। तो मसूरी से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और पर्यटन स्थल के रूप में विशेष रूप से यह प्रसिद्ध हो रहा है। इसके बाद अगला जो प्रमुख स्थल है या नगर है नरेंद्र नगर। तो यहाँ पर नाम से ही विदित होता है, नरेंद्र शाह के द्वारा नरेंद्र नगर की स्थापना की जाती है 1921 में और 1925 में पूरी तरह से राजधानी टिहरी से स्थानांतरित कर दी जाती है नरेंद्र नगर में। 1129 मीटर की ऊंचाई पर यह नगर स्थित है और मुन की रेती से 16 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर में स्थित है। तो कुछ वर्षों तक यह जो टिहरी जनपद है, तो यह टिहरी जनपद का मुख्यालय भी बना रहता है। और इसके साथ ही यहाँ पर टिहरी में राजाओं का जो महल होता है, तो नरेंद्र नगर में भी एक महल स्थापित किया गया था नरेंद्र शाह के द्वारा और इसे वर्तमान में होटल के रूप में संचालित किया जा रहा है, जिसका नाम आनंद स्पा के नाम से रखा गया है। इसके बाद अगला प्रमुख स्थल है सुरकंडा देवी मंदिर। धनोल्टी से 8 किलोमीटर की दूरी पर है और मान्यता है कि माता सती का यहाँ पर सिर का भाग गिरा था, तो इसके कारण से सुरकंडा देवी मंदिर के नाम से जाना जाता है। और राज्य का यह इकलौता सिद्धपीठ है जहाँ पर गंगा दशहरे के दिन यहाँ पर विशाल मेले का आयोजन होता है। इसके बाद है नाग टिब्बा। तो नाग टिब्बा की बात करें, मसूरी के पास स्थित है और 3048 मीटर की ऊंचाई पर यह स्थित है मसूरी के पास। लंबी पद यात्राओं और साहसिक कार्य में रुचि रखने वाले विशेष जो पर्यटक हैं, तो पर्यटकों के लिए यह विशेष रूप से प्रसिद्ध स्थान है और यहाँ पर हिमालय के मनोरम दृश्यों को देखने का यहाँ पर मौका मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर अन्य जो प्रमुख स्थल हैं, बूढ़ा केदार, तो घनसाली ब्लॉक में स्थित है और यहाँ पर भगवान केदार का एक प्राचीन और भव्य मंदिर स्थित है बूढ़ा केदार में। इसके अलावा खतलिंग ग्लेशियर, तो उत्तराखंड में टिहरी जनपद में, उत्तराखंड के टिहरी जनपद में एकमात्र ग्लेशियर है खतलिंग ग्लेशियर। तो टिहरी जनपद का एकमात्र ग्लेशियर है और इसी ग्लेशियर से यहाँ पर भिलंगना नदी का उद्गम भी होता है, जो कि यहाँ पर आगे चलकर टिहरी बांध में या जो वर्तमान में टिहरी बांध है, तो उससे पहले भागीरथी और भिलंगना का संगम स्थल होता है टिहरी में। तो भिलंगना नदी का उद्गम भी खतलिंग ग्लेशियर से होता है और इसके दाहिनी ओर दूधगंगा ग्लेशियर है, जहाँ से दूधगंगा निकलती है और इसके निकट ही यहाँ पर मंसूर ताल भी स्थित है। और इसके अलावा टिहरी में विश्वनाथ गुफा भी स्थित है, हिंदाऊ पट्टी पर यह स्थित है और विश्वनाथ पर्वत पर यह स्थित है और इसे आदि गुरु शंकराचार्य की तप स्थली भी माना जाता है। तो यहाँ पर विश्वनाथ का जन्म होता है और इसके साथ ही गुरु वशिष्ठ की तप स्थली भी इसे माना जाता है। तो ये था हमारा टिहरी जनपद से संबंधित परीक्षा वाणी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो इसके साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी जो इसका PDF है, तो वह हम आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध करा देंगे, तो जल्दी से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। तो बाकी मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।